आइए जी, आइए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमारे पास आती है सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम। चैप्टर नंबर 3 डील्स विद इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, दैट इज इनकम जो होती है एग्जेम्प्ट। ओके, तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के हिसाब से अगर कोई भी एग्रीकल्चर इनकम होती है इंडिया में तो वो एग्जेम्प्ट होगी इनकम टैक्स से। लेकिन याद रखिएगा कि अगर एग्रीकल्चर इनकम होती है आउटसाइड इंडिया तो वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड अदर सोर्सेज, डिपेंडिंग अपॉन रेजिडेंशियल स्टेटस इन सेक्शन नंबर 5। बेसिकली वो रिसीव इन इंडिया है या नहीं है, आप ROR है, RNOR है या फिर NR हैं, इसका भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्लीकेशन रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ROR है और उसको एग्रीकल्चर इनकम हो रही है नेपाल से तो वो टैक्सेबल होगी इंडिया में अंडर द हेड अदर सोर्सेज। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर एक ROR, RNOR, NR इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा है तो वो होती है एग्जेम्प्ट इंडिया के अंदर। अच्छा जी, देन इसके बाद आप सबको पता है कि भाई साहब जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पर टैक्स लगाने का राइट जो है वो एंट्री नंबर 46 ऑफ लिस्ट 2 देती है। एंट्री नंबर 82 ऑफ लिस्ट 1 जो इनकम टैक्स की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देती है वो कंप्लीटली मना कर देती है कि भाई एग्रीकल्चर इनकम जो है वो आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं। एनीवेज एग्रीकल्चर इनकम के मीनिंग को जो है हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं। नंबर 1, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। लेटिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड को आप लोग ऐसे समझे, यहाँ पे 2 वर्ड्स ऐड कर लें जो आगे आपको क्लैरिटी दे देंगे। एक वर्ड होगा आपका रेंट और रेवेन्यू। तो बेसिकली लॉ में ऐसे लिखा है कि रेंट और रेवेन्यू जो भी रिसीव होगा फ्रॉम लेटिंग आउट द एग्रीकल्चर लैंड दैट विल बी एग्जेम्प्ट। दूसरा, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, आप खुद खेती बाड़ी करेंगे उससे कुछ इनकम कमाएंगे दैट विल बी एग्जेम्प्ट। तीसरा, इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, अगर आपके एग्रीकल्चर लैंड पे कोई बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग को आपने लेट आउट किया है, उस बिल्डिंग से आप लोग कुछ भी अर्न करने वाले हैं तो वो भी हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। अब इन्हीं को अगर डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करें तो इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बिकॉज ऑफ रेंट और फ्रॉम रेवेन्यू, बिकॉज ऑफ रेंट और फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड, तो वो हम क्या कर देते हैं एग्जेप्ट कर देते हैं। रेंट कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। मैंने किसी को अपनी एग्रीकल्चर लैंड किराए पे दी, उसने मुझे 2 लाख रुपए दिए साल के, एग्रीकल्चर इनकम। मैंने किसी को एग्रीकल्चर लैंड किराए पे दी, उसने मुझे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दिया बदले में, एग्रीकल्चर इनकम। इवन जब मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आगे बेचूंगा वो भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। आइए आइए, देन उसके बाद आपने एक बात ध्यान रखनी है कि मैंने एग्रीकल्चर लैंड किराए पे दी, रेंट टाइम पे नहीं आया, उसके लिए मैंने इंटरेस्ट लगा दिया, तो ये इंटरेस्ट एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है। एक बात और याद रखिएगा, कैपिटल गेंस जो होने वाले हैं वो कैपिटल गेंस के चैप्टर में हमने सीखे हैं। एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा डिपेंड करता है रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, कंपलसरी एक्वायर्ड है या अदरवाइज। तो वहाँ पे हमने जो सेक्शंस पढ़े हुए हैं वो यहाँ पे काम आने वाले हैं। इवन जो एग्जाम्शन हम लोग पढ़ते थे 54 लाइन वाली, 54 की पूरी चेन वाली, वो एग्जाम्शंस भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगी। अच्छा जी, देन एक बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है और वो बात क्या है कि भाई सब टेनेंट भी अगर आगे लेट आउट कर, अगर टेनेंट भी आगे किसी को लेट आउट करता है लैंड तो उस पर भी जो इनकम आएगी वो उसकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ए ने बी को दिया लेट आउट किया एग्रीकल्चर लैंड, बी ने सी को लेट आउट किया एग्रीकल्चर लैंड, तो ए की भी जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम है, बी की भी जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। एंड रेवेन्यू जो वर्ड मैंने आपको बताया रिवीजन वीडियो के अंदर, रेवेन्यू वर्ड जो है ब्रॉडर है रेंट से। रेवेन्यू में अगर कोई लीज प्रीमियम वगैरह आते हैं तो उसको भी हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग उसको भी एग्रीकल्चर इनकम मान लेंगे। देन इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर बात करते हैं, अगर एसएससी खुद एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में एंगेज है तो उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से जो इनकम हो रही है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करके जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकल रहा है उससे जो इनकम हो रही है उसे हम लोग एग्रीकल्चर इनकम मान के चलेंगे। और याद रखिएगा, हर वो प्रोसेस जो आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को फिट बनाने में मदद करता है मार्केट के लिए, हर वो प्रोसेस जो आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को फिट बनाने में मदद करता है मार्केट के लिए, हर वो प्रोसेस से जो आपकी इनकम हो रही है वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। याद रखिएगा, अगर आपने विनोइंग करी, थ्रैशिंग करी, आपने और कोई ऐसी एक्टिविटी करी जिससे आपका प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचने के लिए फिट बनता है, उसे हम एग्रीकल्चर इनकम मानने वाले हैं। टमाटर की चटनी बना दी भाई, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। चटनी बनाना, चटनी से जो इनकम होने वाली है, टमाटर को मार्केट तक लेके जाने के लिए जो काम करना पड़ा वो उससे जो इनकम हो रही है एग्रीकल्चर इनकम। टमाटर को चटनी में कन्वर्ट कर रहे हो उससे इनकम हो रही है, नलायक, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। राइट, आइए जरा देखिए, ऐसे ही गेहूं को आप मार्केट तक ले जाने के लिए जो भी खर्चा करोगे वो आप उससे जो इनकम होगी एग्रीकल्चर इनकम है। अब आप लोग खर्चा करोगे इनकम होगी, बेटा सोचो ना, मेरा काम है कि भाई मैं गेहूं के दाने को जो है वो उसकी पूरी जो झाड़ लगी होती है उसमें से निकालने का काम करता हूँ, उसमें जो भी पैसा कमाऊंगा वो एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन गेहूं से आटा बना रहे हो, गेहूं को पीस के आटा बना रहे हो, उससे जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है बेटा। ओके, आइए देन इसके बाद इनकम डायरेक्टली लैंड से ड्राइव होनी चाहिए। इस पर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था क्लास के अंदर। जरा ये देखिए, अगर एक कंपनी एग्रीकल्चर कर रही है, कंपनी की जो इनकम है एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन अगर वो आगे डिविडेंड बांटती है और सैलरी देती है तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। एक पार्टनरशिप फर्म एग्रीकल्चर कर रही है, उसकी जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम है। अगर वो आगे प्रॉफिट बांटती है तो पार्टनरशिप फर्म के जो प्रॉफिट होते हैं भाई वो तो वैसे ही एग्जेम्प्ट होते हैं पार्टनर के हाथ में सेक्शन 10(2)(a) के हिसाब से। लेकिन अगर वो सैलरी देती है तो याद रखिए पार्टनर की सैलरी पीजीपी के अंदर टैक्सेबल होती है, और इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे क्या मान लेंगे, एग्रीकल्चर इनकम मान के एग्जेम्प्ट कर देंगे। ये चार्ट जरा बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट था। आइए
देन इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़े, हमने ये वाला सारे पॉइंट्स जो यहाँ पे कवर कर लिए। फिर एग्रीकल्चर एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। आप जरा ध्यान से देखिए, आप टमाटर भी बना रहे हैं और चटनी भी आप टमाटर भी लगा रहे हैं, चटनी बना रहे हैं, आलू भी लगा रहे हैं, चिप्स भी बना रहे हैं, शुगर केन भी लगा रहे हैं और शुगर भी बना रहे हैं। यानी कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का कॉम्पोजिट बिजनेस कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से, एग्रीकल्चर इनकम निकालने के लिए, एग्रीकल्चर इनकम निकालने के लिए जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी मार्केट वैल्यू को रेवेन्यू मान लेंगे और जो आपका खर्चा हुआ उसको उसमें से माइनस कर देंगे और फिर आपके पास निकल के आ जाएगी एग्रीकल्चरल इनकम। हाँ जी, फिर आपके पास निकल के आ जाएगी एग्रीकल्चरल इनकम। ओके, ऐसे ही जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है यही मार्केट वैल्यू हम उसकी कॉस्ट मान लेंगे। ओके, एग्जाम्पल, शुगर केन लगाने के लिए खर्चा किया 3 लाख का, शुगर केन की मार्केट वैल्यू 10 लाख, 7 लाख रुपए का आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। और अब ये जो 10 लाख रुपए है ये 10 लाख रुपए आपके शुगर वाले बिजनेस के लिए कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। शुगर वाले बिजनेस में शुगर केन के लिए अब आपको और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब सुनिए, अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑर्डिनरली मार्केट में बिकता ही नहीं है, अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑर्डिनरली मार्केट में बिकता ही नहीं है तो क्या करोगे, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, आपके कल्टीवेशन के एक्सपेंसेस, आपके रेंट ऑफ लैंड के एक्सपेंसेस प्लस एक रीजनेबल मार्जिन जोड़ के मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे। डन। और अगर वो ऑर्डिनरी मार्केट में बिकता है तो जो भी हम ईयर की बात करें उस ईयर का जो एवरेज प्राइस होगा हम उसको उठा लेंगे और आपकी मार्केट वैल्यू मान लेंगे। आइए, देन इसके बाद कुछ कॉम्पोजिट बिजनेस हमारे पास ये भी हैं जिसमें कि हमारे पास आता है रबर का, हमारे पास आता है कॉफ़ी का, हमारे पास आता है टी का। रबर के केस में 65 आपके लिए हम लोग क्या मान के चलते हैं, एग्रीकल्चर इनकम, और बिजनेस इनकम हो जाती है आपकी 35%। कॉफ़ी के केस में अगर ग्रोन और क्योर्ड है तो 75% एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। कॉफ़ी अगर ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड है तो उसके केस में हम लोग 60% जो है एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे और टी के केस में हम लोग 60% जो है एग्रीकल्चर इनकम मान लेंगे। नाउ इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग से आपकी कोई भी इनकम हो रही है तो हम उसे एग्रीकल्चर इनकम मान के चलते हैं, प्रोवाइडेड दैट फार्म बिल्डिंग आपने लेट आउट करी है फॉर नंबर 1 स्टोरिंग द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फॉर स्टोरिंग द एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, और टू बी यूज्ड बाय द फार्मर एज अ ड्वेलिंग हाउस, यानी फार्मर अपने रहने के लिए यूज कर रहा है, प्लस वो जो फार्म बिल्डिंग है वो फार्म के अंदर है या फार्म की इमीडिएट विसिनिटी यानी कि फार्म के बिल्कुल आसपास है। इज दैट क्लियर? और उससे जिस लैंड पे वो फार्म बिल्डिंग बनी हुई है इट शुड बी सब्जेक्ट टू लोकल टैक्सेस और इट शुड बी अ रूरल एग्रीकल्चर लैंड। लीजिए, देन नर्सरी से कोई इनकम हो रही है, एग्रीकल्चर इनकम। डेयरी फार्मिंग वाली एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। फॉरेस्ट में अपने आप ही पेड़ ग्रो हो गए जिसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं थी, एग्रीकल्चर की प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं थी। प्राइमरी एक्टिविटी होती है कि भाई साहब आपने ज़मीन को तैयार करना है, उसमें बीज बोने हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी होती है आपने उसको प्रॉपरली ध्यान रखना है, आपने उसकी कटिंग वगैरह करनी है। अगर वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक्टिविटीज़ नहीं है भाई तो हम लोग जो है क्या मानेंगे कि ये क्या बोलती पब्लिक, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ओके, आई होप यहाँ तक की सारी बातें जो हैं आपको बिल्कुल क्लियर हैं। आईसीआई की बुक के कुछ एग्जांपल्स है, जल्दी से वो भी कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, सपोज एने एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बेची है, जो एग्रीकल्चर लैंड कहाँ पे सिचुएटेड थी, न्यू दिल्ली में, 10 लाख रुपए की, और उसने 8 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है ओवर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो भाई साहब ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी क्योंकि ये तो कैपिटल गेन है। आइए देन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक रूरल सोसाइटी है जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है दैट सेलिंग ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर सोसाइटीज बटर मेड बाय दी सोसाइटी फ्रॉम क्रीम सोल्ड टू देम बाय दी फार्मर्स। लीजिए, तो क्या करते हैं, ये बटर बनाते हैं। एक सोसाइटी है जो बटर बेचती है। बटर बनाया कैसे है, फ्रॉम क्रीम सोल्ड टू देम बाय द फार्मर्स। द मेकिंग ऑफ बटर वाज अ फैक्ट्री प्रोसेस सेपरेटेड फ्रॉम द फार्म, और बटर रिजल्टिंग फ्रॉम द फैक्ट्री ऑपरेशंस सेपरेटेड फ्रॉम द फार्म वाज नॉट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड सोसाइटी वाज देयरफॉर वाज नॉट एंटाइटल्ड टू एग्जेम्पशन। बेसिकली आपको फार्मर्स ने क्या बेचा, क्रीम बेची, आपने उस क्रीम से जो है वो क्या बनाया, बटर बनाया। तो भाई साहब बटर बनाने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग प्रोसेस है, उससे जो इनकम हो रही है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। आइए एग्जाम्पल 4 आप लोगों को करने की जरूरत नहीं, मैंने क्लास में कवर करा दिया। आप मैनेजिंग एजेंट है कंपनी के, जो कंपनी एग्रीकल्चर कर रही है, आपको कमीशन मिलती है क्योंकि आप कंपनी का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिकवाते हैं। तो भाई साहब आपकी जो रेम्यूनरेशन है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। एग्जाम्पल 5, वाई के पास 100 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है, 100 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है, अ पार्ट ऑफ विच वॉज यूज एज अ पास्चर फॉर काउज। द लैंड वर प्योरली मेंटेन एंड फॉर मैन्योरिंग एंड अदर पर्पसेस कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर एंड ओनली द सरप्लस मिल्क आफ्टर सेटिस्फाइंग द एसएससी नीड वॉज सोल्ड। The question arose whether the income from such sale of milk was agriculture income. The regularity with which the sale of milk were effected and quantity of milk sold showed that SSC carried on regular business of producing milk and selling it as a commercial proposition. Hence, it was not a agricultural income. तो भाई वाई के पास जो है 100 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड थी, राइट। उसमें से एक पार्ट जो है वो गायों को चराने के लिए यूज़ किया था। लैंड जो है वो मेंटेन की जा रही थी मैन्योरिंग के लिए एंड अदर पर्पस कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर एंड ओनली सरप्लस मिल्क आफ्टर सेटिस्फाइंग दी एसएससी नीड वाज सोल्ड। तो भाई साहब इस केस में देखिए क्या हुआ है, बेसिकली
केस लॉ है, केस लॉ इसे बोलते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी चुपके से डाल दिया है। इस केस में जिस तरह की सेल हो रही थी मिल्क की, जो क्वांटिटी थी, जो रेगुलरिटी थी, उससे पता चला कि भाई साहब ये तो रेगुलर बिजनेस है, ये एग्रीकल्चर की वजह से इनकी इनकम नहीं हो रही है, एंड हेंस इट वाज नॉट कंसिडर्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम। ओके। In regard to forest trees of spontaneous growth which grows on the soil unaided by the human skill and labor, there is no cultivation of the soil at all. और जब cultivation नहीं हुई, जब आपने सींचा नहीं है ढंग से ज़मीन को, तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। Even though operations in the nature of forestry operation performed by the SSC may have the effect of nursing and fostering the growth of such forest, it cannot constitute agriculture operation. Income from sale of such forest trees of spontaneous growth does not therefore constitute agricultural income. Right? फिर आपके पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सेल ऑफ सीड बेचेंगे एग्रीकल्चर इनकम है, ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स वगैरह एग्रीकल्चर इनकम है, रेंट रिसीव फ्रॉम लैंड यूजिंग फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। क्या बढ़िया एग्जांपल है, रेंट रिसीव फ्रॉम लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ऐसे मवेशी, ऐसे गाय भैंस जिनको आप एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, उनकी ग्रेजिंग के लिए, उनको चराने के लिए आपने कोई लैंड किराए पे दी, उससे कोई रेंट मिला है, तो वो आपके लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ बैम्बू एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। ये सारी एक्टिविटीज़ नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, डेयरी फार्मिंग एट्सेट्रा। तो ये हमारे जो रेलेवेंट एग्जाम्पल्स थे विद प्रॉपर रिवीजन हमने यहाँ पे समाप्त कर दिए। अब हम देखेंगे इस पे टैक्स जो है वो कैसे निकालते हैं। पार्शियल इंटीग्रेशन एग्रीकल्चर इनकम के केस में कैसे करते हैं, जरा उसकी भी रिवीजन कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको दूर दूर तक कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। पार्शियल इंटीग्रेशन में हमारे पास कुल मिला के जो है वो 4-5 स्टेप्स होते हैं। पहले तो बात, पार्शियल इंटीग्रेशन हम लोग करते कब हैं। पार्शियल इंटीग्रेशन इंडिविजुअल के केस में होता है, HUF के केस में होता है, और साथ साथ में आपके AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में होता है। पार्शियल इंटीग्रेशन हम लोग तभी करते हैं जब नंबर 1 आपके पास एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों हो, साथ साथ में आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, डिपेंडिंग अपॉन आप सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है या अदर की कैटेगरी में आप लोग फॉल करते हैं। ओके, अब जरा एक बात को ध्यान सुनिएगा। पार्शियल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है। नंबर 1, आप लोगों ने टैक्स निकालना है अपनी बेस, आप लोगों ने टैक्स निकालना है अपने एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे मिलाकर। मान लो आपकी एग्रीकल्चर इनकम थी 3 लाख, आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम थी 7 लाख, तो अपने 7 और 3 को मिला के जो है टैक्स निकाल देना है। फिर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सेकंड स्टेप में टैक्स निकालना है किसके ऊपर, सेकंड स्टेप में आप लोगों को टैक्स निकालना है अपनी एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर। मान लो आपकी एग्रीकल्चर इनकम थी 3 लाख की और आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी 2.5 लाख की, तो 2.5 + 3 यानी कि 5.5 लाख पे आप लोग जो है टैक्स निकाल देंगे। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करना है। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 जैसे ही आप लोग करेंगे, आप लोगों के पास एक टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। फिर आप उसके ऊपर रिबेट अगर देंगे तो रिबेट देंगे, सरचार्ज लगाना तो सरचार्ज लगाएंगे, सेस तो लगेगा ही लगेगा एट द रेट ऑफ 4%। राइट, तो स्टेप 1 आपने क्या किया, एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ के टैक्स निकाला। स्टेप 2 बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और आपने एग्रीकल्चर को जोड़ के टैक्स निकाला। स्टेप 3 1 - 2 किया। स्टेप 4 आपने उस पर रिबेट, सरचार्ज, सेस जो लगाना था वो लगा दिया, और इसी प्रकार से जो है आपके पास पूरा का पूरा आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। ये रहा स्टेप 1, ये रहा स्टेप 2, ये रहा स्टेप 3 और ये रहे स्टेप 4। ओके, तो ये था पार्शियल इंटीग्रेशन। आइए जी, आइए जल्दी से 10AA को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इस 10AA को रिवीजन को बहुत सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि आपके पास नहीं समय होगा इन सेक्शंस को लास्ट में पूरा पूरा पढ़ने का। क्वेश्चंस जो हैं एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो यूनिट्स हैं उनको एडवांटेज दी जा रही है, डिडक्शन दी जा रही है। डिडक्शन GTI में से दी जाएगी, याद रखिएगा। ये बाकी एग्जाम्शंस की तरह नहीं है कि टोटल इनकम निकालते समय GTI निकालते समय आप लोग माइनस कर देंगे, नहीं, आप GTI निकालेंगे, उसके बाद जो है आप इसको माइनस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले देखते हैं एलिजिबल SSC कौन है। एलिजिबल SSC वो यूनिट है SEZ का जो या तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है या सर्विस दे रहा है, और उसे एंटरप्रेन्योर का दर्जा दिया गया है एज पर एक सेक्शन है SEZ एक्ट का, वो उसे लेटर ऑफ अप्रूवल मिल गया है वो। एंड एंटरप्रेन्योर कब बनेगा, जब उसे लेटर ऑफ अप्रूवल मिल जाएगा, इतनी सी बात। अब ठीक है जी, ये SSC हो गया। एग्जेम्पशन किसकी है, डिडक्शन किस बात की है, तो याद रखिए 15 साल तक आपको डिडक्शन मिलेगी। किस अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी, आपके जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट होगा उसके 1% की डिडक्शन मिलेगी। एक्सपोर्ट प्रॉफिट के कितने परसेंटेज की डिडक्शन मिलेगी, पहले 5 साल 100% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट, अगले 5 साल 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और उसके अगले 5 साल 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। एंड व्हाट इज दैट कंडीशन, द कंडीशन इज आपने जितना भी प्रॉफिट ट्रांसफर किया होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में, उसका 50% आपको डिडक्शन दे दी जाएगी। लेकिन ये सिर्फ 10 साल के बाद जो 5 साल है उनके ऊपर एप्लीकेबल है। उससे पहले वाले 10 साल में, पहले 5 साल में 100% नो कंडीशन, 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जेम्प्ट, उसके बाद 50%
एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जेम्प्ट अगले 5 साल, और उसके बाद अगले 5 साल में आपको कंडीशनल एग्जेम्पशन दी गई है। ओके, बता दीजिए, क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। आइए बच्चों, नाउ कंडीशंस क्या क्या हैं जब आप जो है डिडक्शन लेना चाहते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो आप एक एसईसी यूनिट हो जिसको एंटरप्रेन्योर का दर्जा दिया गया हो, बेसिकली लेटर ऑफ अप्रूवल मिल गया हो। अच्छा, आपका बिजनेस ध्यान से, आपने अपना ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट असेसमेंट ईयर 6-7 से लेकर असेसमेंट ईयर 20-21 के बीच में इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन शुरू कर दी हो। लेकिन अगर आपको लेटर ऑफ अप्रूवल 31/3/2020 तक मिल गया है और आपने मैन्युफैक्चरिंग और प्रोविजन ऑफ सर्विस 31/3/2021 तक भी शुरू करी है, तो भी आपको जो है यहाँ पे आप डिडक्शन के लिए एलिजिबल रहेंगे। नया बिजनेस होना चाहिए, स्प्लिटिंग अप से नहीं बनना चाहिए। नेचुरल कैलेमिटी एक्सेट्रा की वजह से अगर टूट फूट हो गई थी बिजनेस में, तो पुराने वाला बिजनेस का काम भी हम लोग चला लेंगे। नई प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप पुरानी प्लांट एंड मशीनरी यूज़ करना चाहते हैं तो टोटल वैल्यू का 20% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आप पुरानी यूज़ कर सकते हैं। बाहर से आ रही जो मशीन है उसको हम पुरानी मानेंगे ही नहीं, प्रोवाइडेड दैट वो कभी इंडिया में यूज़ नहीं हुई, उसे आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और उस पर कभी भी डेप्रिसिएशन किसी ने इंडिया में क्लेम नहीं करी है। राइट, देन याद रखिए रिपोर्ट चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की कि भाई डिडक्शन जो है सही कैलकुलेट की गई है, और ये रिपोर्ट जो है कब तक आपको देनी है, एज पर द डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44AB। 44AB क्या बोलता है कि भैया 30 डेज प्रायर टू दी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ओके, आइए, एग्जम्पशन की डिडक्शन की बात मैंने आपको बताई दी है। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया 15/10/2008 में अगर आपने काम शुरू किया है तो आपको असेसमेंट ईयर 9-10 ऑनवर्ड्स जो है डिडक्शन मिलनी शुरू होगी। पहले 5 साल, अगले 5 साल, उसके अगले 5 साल। पहले 5 साल 100%, अगले 5 साल 50%, और उसके अगले 5 साल जो है 50%, बट कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तभी। अब कंडीशन क्या है, बहुत सिंपल है। अगर आप 10 साल के बाद वाले 5 साल में डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो आपको पैसा जो है कहाँ पे ट्रांसफर करना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अगर आप उसे कर देते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन याद रखिएगा वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व वाला जो अमाउंट है वो आपने यूटिलाइज करना है। किसके लिए वो आपने यूटिलाइज करना है? पहले तो 3 साल में। 3 साल कैसे होंगे? 17-18 में पैसा डाला तो 18-19, 19-20, 20-21, इन 3 साल में आपने उसे यूटिलाइज करना है स्पेसिफाइड पर्पस के लिए। स्पेसिफाइड पर्पस है कि आप बिजनेस में लगा लीजिए, आप बिजनेस के लिए प्लांट एंड मशीनरी खरीद लीजिए। अदर देन स्पेसिफाइड पर्पस यूटिलाइज किया यानी कि मिस यूटिलाइज किया। मिस यूटिलाइजेशन में क्या है, आपने उस पैसे से डिविडेंड बांट दिया, उस पैसे को बाहर भेज दिया, उस पैसे से बाहर कोई एसेट क्रिएट कर लिया। अगर आपने उसको मिस यूटिलाइज किया तो जिस ईयर में आपने मिस यूटिलाइज किया उस ईयर में आपकी जो डिडक्शन आपको मिली थी हम टैक्सेबल कर देंगे। अगर 3 साल के अंदर यूटिलाइज नहीं किया तो जिस साल में जब 3 साल खत्म हो रहे हैं उसके अगले साल में, फॉर एग्जाम्पल 17-18 में पैसा डाला था, 18-19, 20-21, 18-19, 20-21, 17-18 में पैसा डाला था तो 18-19, 20-21, 21-22 तक हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, और उसके बाद वाले ईयर में हम लोग जो है उसको टैक्सेबल कर देंगे। मैं दोबारा बोल देता हूँ, 17-18 में आपने पैसे डाल दिए थे तो 18-19, 20, 18-19, 19-20 और 20-21, मुझे लग रहा था मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, 18-19, 19-20 और 20-21 तक हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, और उसके बाद जो साल आ रहा है यानी 21-22 में हम लोग जो है वो क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। लीजिए, देन उसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि भाई आपने एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालना कैसे, और यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालने के लिए आपने क्या करना है, जो भी आपका यूनिट इन एसईजी है उसका प्रॉफिट को पकड़िए, टोटल टर्नओवर से डिवाइड कीजिए, एक्सपोर्ट टर्नओवर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यूनिटरी मेथड है। 1 रुपये का प्रॉफिट कितना, मतलब 1 रुपये के टर्नओवर पे कितना प्रॉफिट होता है उसे एक्सपोर्ट टर्नओवर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एक्सपोर्ट प्रॉफिट मिल जाएगा, उसी की आपको डिडक्शन मिलेगी 100, 50 और 50 एज द केस में भी। कुछ क्लैरिफिकेशन सीबीडीटी से जो मुझे लगता है इंटरमीडिएट लेवल पे बिल्कुल इंक्लूड नहीं करनी चाहिए थी, बट कर दी है। अगर आप लोग फ्रेट चार्जेस, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस या इंश्योरेंस चार्जेस लेते हैं, बाहर आपने कोई सर्विस दी, बाहर आपने कोई प्रोडक्ट बेचा, उसके लिए आपने फ्रेट चार्जेस, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस या आपने कोई इंश्योरेंस चार्जेस लिए हैं एज अ रीइंबर्समेंट, तो वो आपके ना टोटल टर्नओवर में काउंट होंगे ना आपके एक्सपोर्ट टर्नओवर में काउंट होंगे। एक बात। दूसरी बात आप लोगों ने क्या ध्यान रखनी है कि अगर आपने ऑन साइट डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी किया है तो वो आपके लिए एक्सपोर्ट टर्नओवर माना जाएगा, और हेंस उससे जो प्रॉफिट आ रहा है वो आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट माना जाएगा। इसका मतलब वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। अमेलगमेशन और डीमर्जर की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान से सुनिएगा। अमेलगमेशन और डीमर्जर के केस में मानिए कि कुछ हुआ ही नहीं है। अमेलगमेशन में 2 एंटिटी होती है, एक पुरानी और एक नई। अगर पुरानी वाली 3 साल तक डिडक्शन क्लेम कर चुकी तो नई वाली जो है अगले 12 साल तक डिडक्शन क्लेम कर सकती है, यानी रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकती है। सेम इज द केस विद डीमर्जर। अगर पुरानी एंटिटी जो है वो 5 साल के लिए डिडक्शन क्लेम कर चुकी है तो अगली वाले के लिए 10 साल तक डिडक्शन क्लेम करने का राइट उसके पास रहेगा। दैट्स इट। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे इनको देख लीजिए। जैसे कि आपको टोटल टर्नओवर दे रखा है, यूनिट ए विच इज लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसका आपको बिजनेस का प्रॉफिट भी दे रखा है यूनिट ए का, और एक्सपोर्ट टर्नओवर भी दे रखा है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट था 30 लाख का, उसे डिवाइड कर दिया टोटल टर्नओवर से। मेरे पास 1 रुपये का प्रॉफिट आ गया, 1 रुपये के टर्नओवर का प्रॉफिट आ गया, मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया एक्सपोर्ट टर्नओवर से, तो मेरे पास एक्सपोर्ट टर्नओवर का जो है वो क्या आ गया, निकल के प्रॉफिट आ गया, और एक्सपोर्ट प्रॉफिट की मैंने जो है डिडक्शन ले ली। अगर ये चौथे साल में था तो 100% रिडक्शन ले लूँगा, अगर 8वें साल में था तो 7.5%। उसके बाद जो हमने क्वेश्चन किए थे उन क्वेश्चंस में हो क्या रहा था, ज़रा ध्यान से देखिएगा। उन क्वेश्चंस के अंदर हो क्या रहा था,
उन क्वेश्चंस के अंदर आपको बता रखी थी डबल डबल बातें कि भाई आपकी एसईजी वाले यूनिट का सेल बता रखा है, एसईजी वाले यूनिट की एक्सपोर्ट सेल बता रखी है और एसईजी यूनिट वाले का प्रॉफिट बता रखा है और डीटीए वाले की भी डिटेल दे रखी है, टोटल भी दे रखी है। आपको सिर्फ एसईजी पे फोकस करना है, आपने सिर्फ एसईजी वाले के प्रॉफिट को डिवाइड करना है एसईजी वाले के टोटल टर्नओवर से और एसईजी वाले के एक्सपोर्ट टर्नओवर से मल्टीप्लाई करके उसका प्रॉफिट आपने निकाल देना है। हो सकता है ये फिगर्स मिसिंग हो और आपको फिगर्स इनकी मदद से निकालने पड़े, तो वो भी हम लोग सीख चुके हैं कैसे करना है, राइट। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर 3 भाई, चैप्टर 3 एक्चुअली में खत्म हो चुका है। ये फॉर्मेलिटी करने वाले हम लोग, याद रखिएगा। कुछ बेसिक बातें हैं, सर मेरे साथ पढ़ते जाइएगा और जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे ही इसमें आगे बढ़ते जाइएगा। सबसे पहले सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 की बात करते हैं। आपको मैंने कितनी बार बताया है कि अगर पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से कोई भी प्रॉफिट शेयर मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। ऐसे ही सिमिलरली अगर एचयूएफ से किसी मेंबर को भाई एचयूएफ की इनकम में कुछ शेयर मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। अमाउंट रिसीव बाय मेंबर फ्रॉम द इनकम ऑफ एचयूएफ इज एग्जेम्प्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, मिस्टर सी एक मेंबर है एचयूएफ के, उन्हें 50,000 मिला है एज हिज शेयर फ्रॉम द इनकम ऑफ एचयूएफ। इन सच इनकम इंक्लूडेबल इन हिज चार्जेबल इनकम एग्जामिन विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आंसर इज नो, सच इनकम इज नॉट इंक्लूडेबल इन द मिस्टर सीज चार्जेबल इनकम सिंस सेक्शन 10(2) जो है वो एग्जेम्प्ट कर देता है किसको, सेक्शन 10(2) एग्जेम्प्ट कर देता है सम रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ एचयूएफ वेयर सच सम हैज बीन पेड आउट ऑफ द इनकम ऑफ द फैमिली। 10(2)(a अभी मैंने बताया कि भाई शेयर इनकम ऑफ पार्टनर होती है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द एनआरई अकाउंट। अभी एनआरई अकाउंट क्या होता है, जरा इस बात को ध्यान से सुनिएगा। एनआरई अकाउंट जो है भाई साहब वो खुलता है नॉन रेजिडेंट्स का, और नॉन रेजिडेंट अकाउंट में अगर आप लोगों को कोई भी इंटरेस्ट मिलता है तो कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, इसे बोलते हैं हम लोग नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। इससे ज़्यादा जानकारी की आपको ज़रूरत नहीं है, बिलीव मी, से ज़्यादा जानकारी की आपको ज़रूरत नहीं है। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट अगर है तो भाई साहब उसमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, राइट। एक एनआरआई का अकाउंट होता है, और एनआरआई का अकाउंट क्यों होता है, ताकि अपनी फॉरेन अर्निंग्स को इंडिया में ट्रांसफर कर पाए, ओके। और उस अकाउंट में जो उसको इंटरेस्ट मिलता है उसे हम कर देते हैं एग्जेम्प्ट। आइए अब बात करते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 6 की, और देखिएगा इसी स्पीड से आपने एग्जाम के लिए कवर करना है। ये किनके ऊपर एप्लीकेबल है, ऐसे इंडिविजुअल्स जो इंडिया के सिटीजन्स नहीं है। आपको मैं याद दिलाता हूँ, याद करिए, जो इंडिया के सिटीजन्स बाहर काम कर रहे हैं उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर सैलरी पे कर रही है, जो इंडिया के सिटीजन बाहर काम कर रहे हैं उन्हें अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैलरी पे कर रही है तो वो सेक्शन 9 की वजह से डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाते थे, और वहाँ पे फॉरेन गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती थी, इंडियन गवर्नमेंट जो उस पर टैक्स लेती थी। अब ऐसे ही कोई अगर बाहर की एम्बेसी का व्यक्ति है और वो इंडिया में काम कर रहा है, बाहर की कंट्री का एम्बेसी है इंडिया में और वो यहाँ पे काम कर रहा है, तो उसकी इनकम को हम लोग यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। आइए जरा देख लेते हैं जल्दी से। तो क्या कह रहे हैं कि भाई साहब रेम्यूनरेशन ऐसे व्यक्ति की जो सर्विसेज रेंडर कर रहा है एज एन ऑफिशियल ऑफ एम्बेसी, हाई कमीशन, लिगेशन, कमीशन, कॉन्सुलेट और ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट। इन सिंपल वर्ड्स, ऐसे व्यक्ति की रेम्यूनरेशन जो कि किसी और कंट्री का ऑफिशियल है, जो कि किसी और कंट्री का ऑफिशियल है, राइट, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन भैया सिंपल सी है, हमारी जो एम्बेसी है उस कंट्री में उसकी इनकम पे वहाँ पे टैक्स नहीं होना चाहिए। देखा ना, सिंपल है। हमारी जो एम्बेसी है उस कंट्री में उसके इनकम पे वहाँ पे टैक्स नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यूएसए की एम्बेसी में अगर इंडिया के लोग जो काम कर रहे हैं उस पर अगर यूएसए टैक्स लेगा तो भैया यहाँ पे हम यूएसए की एम्बेसी में काम करने वाले लोगों से जो है वो टैक्स ले लेंगे। यूएसए में इंडिया की एम्बेसी है, वहाँ पे जो इंडियन काम कर रहे हैं यूएसए अगर उनसे टैक्स लेगा तो भाई इंडिया वाले यहाँ पे जो यूएसए की एम्बेसी है उसमें जो यूएसए के सिटीजन काम कर रहे हैं हम उनसे टैक्स ले लेंगे, ओके। So number 1, the remuneration received by our corresponding government official or member of the staff resident in such foreign country should be exempt। सर आपकी स्पीड बहुत तेज है। हाँ बेटा, अब ये है ही नहीं कुछ। एग्रीकल्चर इनकम और 10AA पढ़ लिया, समझ लो भाई साहब चैप्टर 3 हो गया। ये फॉर्मेलिटी है और ये रिवीजन वीडियो ऐसे कैसे मैं आपको दे दूंगा, जिससे रिवाइज कर लीजिएगा। आ जाइए। देन the above mentioned members of the staff should be subjects of the respective country represented and should not be engaged in any other business or profession or employment in India। सिंपल सी बात है भैया, वो एम्बेसी के लोग हों, वो बेसिकली दूसरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका इंडिया में और कोई बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। आइए एक और पे चलते हैं, ये भी सेक्शन 10 क्लॉज 6 का ही पार्ट है। रेम्यूनरेशन रिसीव बाय फॉरेन नेशनल एज एन एम्प्लॉय फॉर फॉरेन एंटरप्राइज। याद रखिए यहाँ पे फॉरेन कंपनी का एक एम्प्लॉय है और उसने सर्विसेज रेंडर्ड करी है इंडिया में ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो अगर कोई फॉरेन नेशनल है, फॉरेन कंपनी का एम्प्लॉय है, उसने जो यहाँ पे सर्विसेज रेंडर करी है और उसको जो पैसे मिले हैं हम लोग उसको भी एग्जेम्प्ट कर देंगे। कायदे से उसके ऊपर सेक्शन 5 लग जाता और वो इनकम डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया बन जाती, बेसिकली वो टैक्सेबल हो जाती है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं,
हम लोग उसकी इनकम को एग्जाम कर रहे हैं, कंडीशनल एग्जामेशन दे रहे हैं। कंडीशनल एग्जामेशन क्या है कि एक तो उसका इंडिया में कोई बिजनेस और ट्रेड ना हो, दूसरी एग्जामेशन क्या है कि उसका स्टे 90 दिन से ज़्यादा ना हो, और तीसरी कंडीशन क्या है कि भाई रेम्यूनरेशन इज नॉट लाइबल टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। बहुत सिंपल है ना, उसका यहाँ पे कोई बिजनेस ना हो, उसका स्टे 90 डेज से एक्सीड ना करे, और साथ साथ में याद रखिएगा कि भाई साहब रेम्यूनरेशन पे कोई वो जो एम्प्लॉयर है, मान लो एक कंपनी है एक्सएन कंपनी यूएसए की, अब वो एक्सएन कंपनी अगर इस रेम्यूनरेशन की डिडक्शन इंडियन इनकम टैक्स में से ले रही है तो भैया एग्जामेशन नहीं मिलेगी। एक्सएन कंपनी ने अपने एक एम्प्लॉय को यहाँ पे भेजा, वो 80 डेज के लिए रह के गया, उस एम्प्लॉय का यहाँ पे और कोई बिजनेस नहीं है, और एक्सएन कंपनी जो है उस सैलरी की डिडक्शन यहाँ पे क्लेम नहीं कर रही है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आ जाइए। Then salary income received by or due to a non-citizen of India who is also non-resident for services rendered in connection with his employment on a foreign ship is exempt। तो यहाँ पे फॉरेन शिप को मार्क कर लीजिए। यहाँ पे आपसे क्या कह रहे हैं कि भाई साहब एक नॉन सिटीजन है, नॉन रेजिडेंट भी है, उसने सर्विस रेंडर करी है एक फॉरेन शिप पे, तो हम उसको भी एग्जाम्प्ट कर देंगे, उसकी इनकम को हम यहाँ पे टैक्स नहीं लगाएंगे अगर उसका टोटल स्टे जो है वो इंडिया में डज नॉट एक्सीड 90 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। राइट, तो याद रखिए एक नॉन सिटीजन नॉन रेजिडेंट है, उसने सर्विस दी है फॉरेन शिप पे एम्प्लॉयमेंट के लिए, और अगर उसका इंडिया में 90 डेज से कम का स्टे है तो हम उसे एग्जेम्प्ट कर देंगे। आ जाइए जी, अगला पॉइंट, एनी रेम्यूनरेशन रिसीव बाय एम्प्लॉयज ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट। अब ध्यान दीजिए, फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, उसे रेम्यूनरेशन मिल रही है फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, फॉरेन गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। कब? अगर वो मिली है इन कनेक्शन विद देयर ट्रेनिंग इन एनी एस्टेब्लिशमेंट और ऑफिस और इन एनी अंडरटेकिंग ओन्ड बाय। अब ध्यान से देखिए भाई साहब, आप इंडियन गवर्नमेंट की ध्यान से देखना, इंडियन गवर्नमेंट की आप ट्रेनिंग करने आए थे, इंडियन गवर्नमेंट की आप ट्रेनिंग करने आए थे, स्टेट गवर्नमेंट की ट्रेनिंग करने आए थे। अब आप ये सोचिए कि ऐसा सोचिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने यूएसए गवर्नमेंट से कुछ ऑफिशियल्स बुलाए हैं और उनको सैलरी यूएसए गवर्नमेंट ही दे रही है, और यूएसए गवर्नमेंट यहाँ पे, यूएसए गवर्नमेंट के एम्प्लॉय यहाँ पे आके इंडियन गवर्नमेंट के लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। तो हमने बोला जाओ, तुम्हारी जो सैलरी बनती है इस बात के लिए उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, याद रखिए फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, उसी गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है, और सैलरी अगर उसे मिली है जिस समय वो इंडिया में रहा था तो हम उसे एग्जेम्प्ट कर देंगे, प्रोवाइडेड दैट उसे वो सैलरी मिली है इन कनेक्शन विद व्हाट, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कहाँ पे? किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में, या कोई ऐसी कंपनी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर ओन करते हैं, या फिर कोई ऐसी कंपनी जो इनमें से ए और बी में से किसी कंपनी की क्या है, सब्सिडरी है, या कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, या फिर सोसाइटी है विच इज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। राइट, और वो सोसाइटी जो है होली फाइनेंस्ड है बाय सीजी, एसजी और सीजीएन एसजी। राइट, तो बहुत बच्चों ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ना बस आपको एक ओवरव्यू लेके जाना है, बहुत कम चांसेस आने के, बट कोई बात नहीं, हम लोग कवर कर लेते हैं। अब 1010 BC क्या बोलता है कि भाई साहब अगर कोई पैसा मिला है एज अ कॉम्पनसेशन इंडिविजुअल को या उसके लीगल हेयर को बिकॉज ऑफ एनी डिजास्टर, भूकंप, बाढ़ एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसी कोई घटना घटी है और उसकी वजह से जो है कॉम्पनसेशन मिल रही है इंडिविजुअल या उसके लीगल हेयर को, तो हम वो एग्जाम्प्ट कर देंगे। सच कॉम्पनसेशन शुड बी ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी। अभी जोशीमठ का केस आप लोग सुन रहे होंगे कि जोशीमठ में भाई साहब जोशीमठ इज सिंकिंग, और गवर्नमेंट वहाँ पे एक रिलीफ पैकेज जो है वो बना रही है, और उसे डिजास्टर मानते हुए जो कॉम्पनसेशन मिलने वाली इंडिविजुअल या फिर उसके लीगल हेयर को हम लोग उसे क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे। राइट, अच्छा एग्जेम्पशन कब अवेलेबल नहीं होगी, याद रखिएगा एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगी, लेट मी रिपीट, एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगी अगर भाई साहब आपने उस नुकसान की डिडक्शन किसी हेड में ले ली है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ डिजास्टर की वजह से और उसने बिजनेस हेड में जो है उसकी डिडक्शन क्लेम कर ली, तो अब उसे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी भाई साहब, वो जो कॉम्पनसेशन मिल रही है, वो एग्जेम्पशन जो है वो जो कॉम्पनसेशन मिल रही है वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। राइट, तो देखिए कैसे लिखा है, exemption would not be available in respect of compensation for alleviating any damage or loss which has already been allowed as deduction under the act। ओके, डिजास्टर क्या है, डिजास्टर का मीनिंग दे रखा है, कोई मिशैप है, कैलमिटी है, कोई ग्रेव अक्रेंस है इन एनी एरिया अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल और मैन मेड कॉजेज। जोशीमठ को दिमाग में रखिए, और बाय एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस। इट शुड हैव द इफेक्ट ऑफ कॉजिंग व्हाट, substantial loss of life, human suffering, damage or destruction of property, damage to or degradation of environment. It should be of such nature or magnitude as to be beyond coping capacity of the community of the affected area। आप समझ रहे हैं कि एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट बन गया, इसकी तो आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखने वाली है अभी, बट बड़ा हम लोगों ने जो है नेचर के साथ बुरा किया है, नेचर जो है हमारे साथ बुरा करने वाला है। आइए लीजिए एग्जाम्पल, compensation on account of disaster received from a local authority by an individual or his legal heir is taxable।
तो भाई ये करेक्ट नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एज पर 1010 BC। क्या होने वाला है, कोई भी अमाउंट अगर रिसीव होता है एज कॉम्पनसेशन बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम हिज और हर लीगल हेयर ऑन अकाउंट ऑफ एन डिजास्टर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, तो वो एग्जेम्प्ट रहता है टैक्स से, ये बात याद रखिएगा। और साथ में एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि भाई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी अगर वो इस डिजास्टर की वजह से जो नुकसान हुआ है उसके अगर डिडक्शन क्लेम कर लेता है किसी और हेड के अंदर। लीजिए, देन आता है हमारे पास 1011A, बहुत ही फेवरेट है बच्चों मेरा। देखिए, सुकन्या समृद्धि स्कीम अकाउंट में जब आप पैसे डालते हैं तो आप लोगों को डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C। फिर जब आपको उससे पैसे रिसीव होंगे, उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट होने वाला है। Any payment from an account opened in accordance with Sukanya Samriddhi Account Rules 2040 made under the Government Savings Bank Account 1873, आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, shall not be included in the total income of the SSC। सिंपल वर्ड, सुकन्या समृद्धि अकाउंट से जो भी पैसा मिलेगा वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट होगा। इंटरेस्ट भी जो मिलेगा आपको वहां पे वो भी कंप्लीटली जो है वो क्या होने वाला है, एग्जेम्प्ट होने वाला है, राइट। लीजिए 1016, वैल्यू ऑफ स्कॉलरशिप, अगर कोई स्कॉलरशिप मिली है टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट और द सोर्स ऑफ स्कॉलरशिप। तो अगर किसी को कोई स्कॉलरशिप मिली है टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, वो कंप्लीटली क्या होने वाली है, एग्जेम्प्ट होने वाली है। आइए 10 क्लॉज 17 की अगर बात करते हैं जरा ध्यान से, 10 क्लॉज 17 लगता है MP और MLA, MP और MLA के ऊपर। MP MLA को जो डेली अलाउंस मिलेगा वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट रहेगा। इनको जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस क्या होता है, ये लोग जो अपने अपने जगहों के MP और MLAs होते हैं वहाँ पे उस जगह को ढंग से बना के रखने के लिए जो अलाउंस मिलता है वो कंप्लीटली क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। आइए देन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 10 क्लॉज 17 है, ये क्या बोलता है, कहता है जी कोई भी अवार्ड मिला है आपको, अवार्ड मिला है पब्लिक इंटरेस्ट में, और किससे मिला है वो, सेंट्रल से, स्टेट गवर्नमेंट से, और बाय एनी बॉडी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, and a reward by central state government for such purpose as may be approved by the central government in public interest will enjoy the exemption under this clause। सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई अवार्ड मिला है, कोई रिवॉर्ड मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, या कोई भी ऐसी बॉडी जो उनसे अप्रूव्ड है, तो वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट होने वाला है। 10 क्लॉज 18 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हमारे देश के वीर जवानों को जो भी पेंशन मिलती है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, एग्जेम्प्ट करने वाले हैं। तो अगर कोई पेंशन मिल रही है किसी इंडिविजुअल को तो वो एग्जेम्प्ट होगी अगर वो एम्प्लॉय क्या है, सच इंडिविजुअल वाज एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड उसको परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र या कोई और ऐसा गैलेंट्री अवार्ड जो नोटिफाइड है इसके लिए, अगर उसको वो मिला हुआ था। तो ऐसा कोई हमारे यहाँ का शूरवीर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था और साथ साथ में उसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र एटसेट्रा मिला हुआ है, तो ऐसे इंडिविजुअल को मिलने वाली पेंशन जो है वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। और उस इंडिविजुअल की डेथ के बाद जो फैमिली को पेंशन मिल रही होगी वो भी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होने वाली है। फैमिली का मतलब आपको नीचे बता रखा है, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर, जो कि डिपेंडेंट है। तो स्पाउस, चिल्ड्रन हमेशा फैमिली, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर तभी फैमिली में काउंट होंगे जब वो मेनली डिपेंडेंट है। ओके, देन उसके बाद ज़रा ध्यान सुनिए, एग्जेम्पशन ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांटेड टू डिसेबल्ड पर्सनल ऑफ आर्म फोर्स। बहुत ध्यान से देखिएगा इस बात को कि अगर एक स्पेशल पेंशन होती है अपनी, हमारी जो आर्मीज वगैरह उसमें डिसेबिलिटी पेंशन, वो किसको मिलती है, एक डिसेबल्ड पर्सनल को, जो आर्म फोर्स का एक डिसेबल्ड पर्सन है और वो डिसेबिलिटी जो है वो उसको सर्विस के दौरान हुई थी, तो वो जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो भी कंप्लीटली क्या रहेगी, एग्जेम्प्ट रहेगी। अदरवाइज आर्म फोर्सेज वालों को जो पेंशन मिलती है वो टैक्सेबल होती है, लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन अगर मिल रही है और डिसेबिलिटी ड्यूरिंग द जॉब हुई थी तो वो एग्जेम्प्ट रहने वाली है। और याद रखिएगा, अगर जो गैलेंट्री अवार्ड्स के रिसिपिएंट है उनको जो पेंशन मिलती है वो भी एग्जेम्प्ट रहने वाली है। आइए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पढ़ाता हूँ, सिक्किमीज इंडिविजुअल की। भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, देखिए सिक्किमीज इंडिविजुअल को बहुत फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है, उसकी कौन कौन सी इनकम जो है एग्जेम्प्ट रहने वाली है, इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। भाई बहुत ही बढ़िया, कहते हैं अगर आप सिक्किमीज इंडिविजुअल हो तो हम आपकी कौन कौन सी इनकम पे एग्जेम्पशन लाने वाले हैं। देखिए, इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम और इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। यानी आप सिक्किम में कुछ भी कीजिए, आपकी सारी इनकम की सोर्स पे जो है वो एग्जेम्पशन मिलने वाली है, राइट। ये कितना बड़ा बेनिफिट है। इतना बड़ा बेनिफिट क्यों दिया गया है, इतना बड़ा बेनिफिट इसलिए ही दिया गया है क्योंकि भाई साहब सिक्किम में अभी इतनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, इतने पैसे के कमाने के चांसेस, इतना ग्रो करने के चांसेस नहीं है। तो वहाँ मोटिवेट कर रहे हैं कि आप सिक्किम में जाइए, सिक्किम में आप इंडिविजुअल, सिक्किम के इंडिविजुअल हैं, सिक्किम में जाइए नहीं, सिक्किम के इंडिविजुअल हैं तो वहाँ पे मेहनत कीजिए, बिजनेस बनाइए और हम आपकी सारी इनकम क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे, राइट। इनकम ऑफ एनी सोर्स, इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट। लेकिन याद रखिएगा,
अगर अगर कोई सिक्किमीज वुमेन है उसको वो एग्जाम्शन मिलनी बंद हो जाएगी अगर वो एक नॉन सिक्किमीज इंडिविजुअल से शादी कर लेती है। प्लानिंग के सारे रास्ते जो हैं वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, राइट। सिक्किमीज इंडिविजुअल, अगर सिक्किमीज वुमेन है और वो किसी नॉन सिक्किमीज से शादी कर लेती है तो अब उसको वो बेनिफिट मिलने बंद हो जाएंगे। ये लीजिए, अब तो 10AA तो हम लोग पढ़ चुके हैं और अब हम लोग सीधा चलेंगे एक सेक्शन 14A है जो भाई साहब बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, उसके साथ में जो रूल 8D है उसको पढ़ने के लिए। आ जाओ जी, आ जाओ। अब जल्दी से हम लोग बात करते हैं सेक्शन 14A की। भाई ये पहली बात, इंस्टीट्यूट को आपको पढ़ाना नहीं चाहिए था, लेकिन इंस्टीट्यूट से कौन लड़े भाई, जो बोले वही कुंडी खोले, है ना। कौन बैठेगा आईसीआई की बिल्डिंग के बाहर जाके पीपल के पेड़ के नीचे। कोई बात नहीं, आईसीआई ने पढ़ाया, हम पढ़ लेते हैं, इंटरमीडिएट के लेवल के हिसाब से पढ़ लेते हैं। सेक्शन 14A क्या बोलता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। ज़रा समझिएगा क्या बात कहना चाह रहे हैं। देखिए, आपकी इनकम जो है हम उसको दो पार्ट में बांट देते हैं, एक है टैक्सेबल, एक है एग्जेम्प्ट। अब एक बार बताओ, जो टैक्सेबल इनकम कमाने के लिए, जो टैक्सेबल रेवेन्यू कमाने के लिए आपने एक्सपेंस किए वो तो आप इसमें से माइनस कर लेते हो। फॉर एग्जांपल, आपने बिजनेस किया, 10 लाख रुपए का रेवेन्यू था, आपके 2 लाख रुपए के खर्चे थे, तो आपने बोला साहब मेरा तो 8 लाख रुपए का प्रॉफिट है, आपने इस 2 लाख रुपए को यहाँ से माइनस कर लिया। लेकिन अगर कोई ऐसी इनकम है जो एग्जेम्प्ट है, अगर कोई ऐसी इनकम है जो एग्जेम्प्ट है, तो उसके लिए जो आपने एक्सपेंसेस किए, मुझे बताइए कि आपको उसकी डिडक्शन मिलनी चाहिए। ये आप बता सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि अरे ये तो बड़े लेवल की क्वेश्चन है, क्यों नालायक हो, मेरी बात को सुनो। कोई भी आपने ऐसी इनकम कमाई है जो एग्जेम्प्ट है और आपने उसको कमाने के लिए कोई खर्चा किया है, तो वो क्या होता है, वो खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा। क्यों? जब इनकम टैक्सेबल नहीं है तो खर्चा भी आपको अलाउ नहीं होगा। आई होप ये बात सबको क्लियर है। फिर बोलता हूँ, कोई भी इनकम जो एग्जेम्प्ट है, कोई भी इनकम जो एग्जेम्प्ट है, आपने उसको कमाने के लिए अगर कोई खर्चा किया है तो वो खर्चा हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। आइए अब जरा एक बार इसको रीड करते हैं। देखिए, फॉर कंप्यूटिंग टोटल इनकम अंडर द 5 हेड्स ऑफ इनकम, नो डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी इन रिलेशन टू इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। बहुत सिंपल सी बात है, आपको कोई डिडक्शन नहीं देंगे हम किसी भी खर्चे की जो आपने उस इनकम के लिए किए हैं, विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। अब यहाँ पे इनकम टैक्स वाले खेल गए। इनकम टैक्स वालों ने बोला कि वो कौन सा अमाउंट है जो आपको 14A में डिसअलाउ होगा, वो कौन सा अमाउंट है जो आपको 14A में डिसअलाउ होगा, वो हम बताएंगे। और अब देखना बच्चों, यहाँ से बस समझ लो कि सरकार की सीनाजोरी जो है वो शुरू होगी कि हट जा मैं दिखा रहा हूँ, मैं हूँ, राइट। पहली मेरी बात को सुनिए, हमने ये बात पता कर ली कि भाई साहब आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी किसी भी खर्चे की जो आपने किया है ऐसे इनकम के लिए जो इनकम एग्जेम्प्ट होती है टैक्स से। अब हमने बोला अच्छा ठीक है जी, तो वो खर्चे का अमाउंट क्या होगा, वो खर्चे का अमाउंट क्या होगा जिसकी डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी। सरकार ने बोला वो हम बताएंगे। तो पहली बात, एसएससी ने, इधर देखिए जरा ध्यान से देखिए, एसएससी ने लेटेस्ट से क्या किया कि भाई साहब 50 लाख रुपए का लोन लिया और उस 50 लाख रुपए को जो है उसने इन्वेस्ट कर दिया ऐसे सोर्सेज में जहां से इनकम जो आती है वो एग्जेम्प्ट है, ऐसे सोर्सेज से जहां से इनकम जो आती है वो एग्जेम्प्ट है। ओके, जरा सुनते जाइएगा ध्यान से। कैलकुलेटर कहाँ गया हमारा, अभी जरा कैलकुलेटर ले ले। आ गया कैलकुलेटर आ गया। तो अब आप ये देखो कि भाई साहब 50 लाख रुपए का लोन लिया, उसे इन्वेस्ट किया ऐसी जगहों पे जहां से इनकम जो आती थी एग्जेम्प्ट आती थी। मान लो ऐसा था कि भाई इंटरेस्ट जा रहा था 7% का और भाई साहब इनकम जो है वो आ रही थी 12% की। तो 50 लाख इंटू 12% इज इक्वल टू 6 लाख, राइट। 50 लाख इंटू 12% इज इक्वल टू 6 लाख। तो 6 लाख रुपए आपने कमाए और आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ा इसके लिए, 50 लाख इंटू 7%, 3.5 लाख। तो आपके ये 6 लाख तो एग्जेम्प्ट है, आपके 6 लाख तो एग्जेम्प्ट है, राइट। तो इस 3.5 लाख की आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, एज सिंपल एज दैट। लेकिन सरकार ने बोला कि ये अमाउंट 3.5 लाख होगा या नहीं होगा ये हम बताएंगे, राइट। ये अमाउंट 3.5 लाख होगा या नहीं होगा ये हम बताएंगे। तो आपने सरकार से क्लेम किया हाँ जी 3.5 लाख रुपए का वो अमाउंट है जो जिसकी डिडक्शन मुझे नहीं मिलनी चाहिए। एओ उससे अगर सेटिस्फाइड था तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर एओ सेटिस्फाइड नहीं था, मैं क्या बताऊं बच्चों आपको, इसके ऊपर लाखों केसेस, नहीं लाखों तो नहीं, हज़ारों केसेस तो चल रहे होंगे, लाखों तो ज़्यादा हो जाएगा, हज़ारों केसेस तो चल रहे होंगे। लेकिन अगर एओ सेटिस्फाइड नहीं है आपके क्लेम से, आपने जो अमाउंट क्लेम किया है, किस चीज़ के क्लेम को लेके, एक्सपेंसेस विच आर एट्रीब्यूटेड टू एग्जेम्प्ट इनकम, तो भाई साहब वो हमें फिर 8D के हिसाब से निकालने पड़ेंगे।
आपने क्लेम किया भैया मैंने तो 6 लाख रुपए कमाने के लिए 3.5 लाख का खर्चा किया, एओ ने बोला वेरी गुड, आपको 3.5 लाख की डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर एओ को लगता नहीं भैया आपने ये जो है ना, आपने 6 लाख रुपए कमाने के लिए 3.5 लाख का खर्चा तो ये किया है, आपने और भी कुछ खर्चे किए हैं, आपने और भी कुछ खर्चे किए हैं जिनकी डिडक्शन आप किसी और नाम से बिजनेस के लिए दिखा के या चुपके से ले रहे हो। भाई आप जो भी, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, इस एग्जाम में मतलब क्या आ जाएगा मुझे बताओ। आपने उस बैंक में एफडी कराने के लिए या जहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट किया वो करवाने के लिए आपने कुछ कमीशन पे करी थी, वो आपने बिजनेस में क्लेम कर ली। या आपने भाई आपका ओवरऑल जो बिजनेस चलता है उसी से तो पैसा आया अल्टीमेटली, लोन आपने लोन लिया, लोन लेने के लिए आपके पास भाई साहब और बहुत सारे बिजनेस, आपका बिजनेस बहुत अच्छा था तभी आपको इतनी आसानी से लोन मिला, तभी आप आगे इन्वेस्ट कर पाए। तो एओ ज़बरदस्ती का एक खर्चा निकालना चाहता है, मेरी बात को सुनिएगा, एओ ज़बरदस्ती का एक खर्चा निकालना चाहता है जो आपकी इनकम में फिर ऐड करवाएगा। वो कहेगा ये खर्चा भी जो है वो आपने किया था एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए। प्लीज़ बच्चों मेरी बात को समझिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे बार बार ये कहा जा रहा है देखो तुम्हारी जो एग्जेम्प्ट इनकम है उससे रिलेटेड जो खर्चा है वो अलाउड नहीं होगा। अब वो खर्चा कितना है जो अलाउड नहीं होगा, या तो जो आपने क्लेम किया है एओ उससे सेटिस्फाइड हो, अगर एओ उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो एओ खुद वो अमाउंट निकालेगा। और एओ अमाउंट कैसे निकालेगा देखना, आपको समझ आ जाएगा क्यों कह रहे हो भाई। आप कहोगे सर 6 लाख कमाने के लिए 3.5 लाख ही तो खर्चा हुआ था, एओ कह रहे नहीं 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 3.5 लाख तो मोटा मोटा प्योरली आपने उसी के लिए किया था, लेकिन आपके कुछ खर्चों का पार्ट और भी होगा जो आपने इस इनकम को कमाने के लिए किया, जिसको आपने डिसअलाउंस में नहीं डाला है, हम डालेंगे उसको। और यहाँ पे बच्चों बहुत ही मैं बोलूँगा जाती है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती है, बट कोई बात नहीं। कैसे निकालेंगे वो अमाउंट, इधर देखो। तो आपने क्या किया था, ध्यान से सुनना, आपके लेवल की बातें हैं नहीं, आपसे बहुत ऊपर के लेवल की बातें फिर भी समझाने की कोशिश करूंगा। आपने 3.5 लाख का खर्चा किया था 6 लाख कमाने के लिए, ये तो क्लियरली वो ही अमाउंट है जो ऐसी इनकम को बिलोंग करता है जो एग्जेम्प्ट है, तो ये तो होगा ही, इसको बोल लेते हम ए, ये तो होगा, ये तो डिसअलाउ हो गई। प्लस अब आएगा मजाक, प्लस 1% ऑफ एनुअल एवरेज ऑफ मंथली एवरेज, सुनते जाइए, 1% ऑफ एनुअल एवरेज ऑफ मंथली एवरेज, सुनते जाइए, बुक में लिखा हुआ है, डोंट वरी एट ऑल। 1% ऑफ एनुअल एवरेज ऑफ मंथली एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब लिखा हुआ बुक में, मैं बस जबरदस्ती आपके साथ बैठ के लिख रहा हूं। ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम विच इनकम इज एग्जेम्प्ट, फ्रॉम विच इनकम इज एग्जेम्प्ट, इसका मतलब आपको समझाता हूं, फ्रॉम विच इनकम इज एग्जेम्प्ट। सुनिएगा बच्चों इस बात को जरा ध्यान से, पहले सुनिए। आपने 3.5 लाख का खर्चा किया 6 लाख कमाने के लिए, 6 लाख एग्जाम था, 3.5 लाख तो आपको अलाउ होगा ही नहीं। एओ अगर इससे सेटिस्फाइड है ओके, एओ अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या कह रहा है, कहता है जी एक तो 3.5 लाख तो आपको अलाउ होगा नहीं ए, और प्लस बी आपको एक अमाउंट और निकालना पड़ेगा, और ये अमाउंट भी आपको अलाउ नहीं होगा, यानी कि ये जो अमाउंट एक्स्ट्रा निकलेगा ये हम आपकी इनकम में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हाँ जी, ये हम आपकी इनकम में क्या कर देंगे, कमाउंट में जल्दी बोल लीजिए, ऐड कर देंगे। इज दैट क्लियर? अब ये अमाउंट है क्या भाई, साइंटिफिक रिसर्च है और कुछ नहीं है। मान लीजिए इधर देखिए, ये 4 महीने थे, 4 महीने में आपने, ये मान लो दिसंबर का महीना है, जनवरी का महीना है, ये मैं समझा रहा हूँ सिर्फ बेटा, ये आपको आएगा नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी समझ के जाइए। मैं आपको ये लाइन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1% ऑफ एनुअल एवरेज ऑफ मंथली एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जिसकी इनकम एग्जाम थी, उसका मतलब क्या है। आपने 1 दिसंबर को एक इन्वेस्टमेंट करी थी, यही वाली इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं आपने 1 दिसंबर को करी थी, मैंने ऑल दो एनुअल वहाँ पे अमाउंट लिया, तो एक काम करते हैं उसको भी एनुअल ले लेते हैं। मैंने एनुअल इंटरेस्ट निकाला ना पूरे 12 महीने का, तो ये 1 अप्रैल है और ये 31 मार्च है। अब ज़रा ध्यान सुनिएगा, 12 महीने हो गए, हर महीने के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देखा जाएगा इस इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे 50 लाख था और लेटेस्ट से यहाँ पे 50 लाख था, तो एवरेज कितनी आ गई, 50 लाख। हर महीने की ऐसे एवरेज निकाली जाएगी, 12 महीने की ऐसे एवरेज निकाली जाएगी, 12 महीने की ऐसे एवरेज निकाली जाएगी मंथ की। हमारे केस में हम बराबर मान के चल रहे, मान लो यहाँ 50 लाख होता और यहाँ पे 60 लाख होता, यहाँ पे फिर 60 लाख आता और यहाँ पे 70 लाख होता, तो पहले हम 12 महीने के मंथली एवरेज निकालते। मान लो इसकी 50 आ रही होती, इसकी 50 कितनी थी निकाल देते ना, 60 प्लस 65 आ रही होती, राइट। ऐसी कुछ कुछ हमारे पास हर मंथ का एक एवरेज फिगर आ जाता, राइट।
अब हम मतलब मुझे पढ़ाते हुए भी हंसी आ रही है कि यार ये इंटरमीडिएट लेवल पे हम बात ही क्या कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं। फिर से सुनिए, हमें क्या निकालना है, 1% ऑफ एनुअल एवरेज ऑफ मंथली एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो हमने देखा हर मंथ का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिया, उसका एवरेज लिया, हर मंथ का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिया, उसका एवरेज लिया। हमारे पास ऐसे 12 फिगर आ जाएंगे, हमारे पास ऐसे 12 फिगर आ जाएंगे। फिर उन 12 फिगर को प्लस करके डिवाइड बाई 12 कर देंगे, तो वो निकल जाएगी एनुअल एवरेज ऑफ मंथली एवरेजेस। एनुअल एवरेज ऑफ मंथली एवरेजेस हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए। पहले मंथली एवरेजेस निकाल लेंगे। मंथली एवरेजेस कैसे निकालेंगे, मंथ ओपन मंथ क्लोज डिवाइड बाय 2, मंथ ओपन मंथ क्लोज डिवाइड बाय 2, मंथ ओपन मंथ क्लोज डिवाइड बाय 2, 12 फिगर आ गए आपके पास। और फिर उसकी एनुअल एवरेज निकाल लेंगे डिवाइड बाय 12 करके। और फिर वो जो फिगर आएगा लेट अस से अगर वो मान लो ऐसे आता 63, तो अब इसका 1% निकालेंगे 63 लाख का, और वो हम आपके इस 1.5 लाख के अंदर, इस 3.5 लाख के अंदर और ऐड कर देंगे। भगवान देख रहा है, भगवान के इंटरमीडिएट वाले बच्चों को क्या क्या पढ़ाना पड़ रहा है। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा समझाता हूँ, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ICAI नहीं पूछेगा तो करेक्ट इनकरेक्ट के फॉर्म में पूछेगा, वो आप बता देंगे। 14A एक बात बोलता है कि अगर आपकी कोई भी इनकम है जो एग्जेम्प्ट है, तो आपको उस इनकम से रिलेटेड जो खर्चा है वो अलाउ नहीं होगा। पहले बताइए ये बात समझ आती है? हाँ जी। अब वो जो इनकम आपकी एग्जेम्प्ट है उससे रिलेटेड जो खर्चा है वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए रूल 8D बनाया गया है। रूल 8D जो है वो बनाया गया है। और रूल 8D बोलता है कि भैया या तो जो असेसी क्लेम करेगा, असेसी ने क्लेम किया जी मेरा खर्चा 3.5 लाख का था, वो ही स्वीकार कर लें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर असेसी कुछ क्लेम कर रहा है और AO उससे एग्री नहीं करता है, तो AO निकाल के बताएगा कि वो कौन सा खर्चा है जो आपने किया था ऐसी इनकम कमाने के लिए, जो क्या है, आपने किया था ऐसी इनकम कमाने के लिए जो क्या है, एग्जेम्प्ट है। ओके, अब जरा ध्यान सुनिए। तो AO ने बोला मैं बताऊंगा उसका फॉर्मूला क्या है। हमने बोला बताओ साहब। उसने बोला पहले तो वही अमाउंट ले लो जो अमाउंट डायरेक्टली रिलेट करता है उस इनकम से जो एग्जेम्प्ट है। तो ये तो डायरेक्टली रिलेट करता था। फिर आप क्या करो, 1% निकालो। 1% किसका निकालो, एनुअल एवरेज का। एनुअल एवरेज किसकी लोगे, मंथली एवरेजेस की। मंथली एवरेज किसकी, उस इन्वेस्टमेंट की जिससे इनकम एग्जेम्प्ट है, यानी अपने हर मंथ का ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करना है। फिर आपके 12 फिगर्स आ जाएंगे। 12 महीने के लिए मैं मान के चल रहा हूँ आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो, तो 12 फिगर्स आ जाएंगे। फिर उन 12 फिगर्स का 1% निकालना है। फिर उन 12 फिगर्स का एनुअल एवरेज निकालना है। आपके पास 12 फिगर्स आ गए, उसे आपने फिर डिवाइड बाय 12 करना है, एनुअल एवरेज आ जाएगा, और फिर उसका 1% निकालना है, और वो अमाउंट इस 3.5 लाख में ऐड हो जाएगा, और वो फिर आपको क्या कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे। देख रहे हो कहानी तुम क्या चल रही है। एनीवेज, अब इसमें बस एक ही बात बची है छोटी सी, वो थोड़ी सी और आपको परेशान कर सकती है, लेकिन मैं इसको बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, आपने 2 फिगर निकाले A एंड B, राइट। आपका A तो था भाई साहब जितना भी खर्चा डायरेक्टली रिलेट करता है उस इनकम से जो एग्जेम्प्ट थी। B आपने वो 1% निकाला, किसका, एनुअल एवरेज ऑफ मंथली एवरेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट जिसकी इनकम एग्जेम्प्ट थी। और A और B मिला के लेट अस से आपका आंसर आ गया 4 लाख रुपए का, यानी B जो है आपका आया था 50,000 रुपए का। B जो है आपका आया 50,000 रुपए का। तो टोटल मिला के आपके पास 4 लाख का डिसअलाउंस निकल गया। लेकिन असेसी ने क्लेम ही कितना किया था, असेसी ने एक्चुअली में इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जिससे इनकम एग्जेम्प्ट है उसका अमाउंट ही जो है वो क्लेम किया था 2.5 लाख रुपए। तो आपका जो डिसअलाउंस है 4 लाख रुपए का, वो 2.5 लाख से ऊपर नहीं जा सकता। और इसी बात को यहाँ पे कैसे लिखा गया है जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज। हाउ द अमाउंट इन A एंड B शैल नॉट एक्सीड द टोटल एक्सपेंडिचर क्लेम्ड बाय द असेसी, राइट। आई नो ये टॉपिक आपको थोड़ा सा ब्रोक लग रहा होगा, ये टॉपिक आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ है, आप इसके बारे में कहीं भी पढ़ेंगे तो यार यहाँ पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं कर पा रहे और इंटरमीडिएट वाले बच्चों को झुंझुना पकड़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, आइए नाउ अब एक जो है इसमें और बात ध्यान रखनी है, क्लैरिफिकेशन है भाई, कि अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, राइट, आपने उसके लिए कोई एक्सपेंडिचर किया, आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है, आपने उसके लिए एक्सपेंडिचर किया, हम उस एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ करेंगे, चाहे वो एग्जेम्प्ट इनकम आपको भी एक्रूअराइज ना हुई हो, आपको भी रिसीव ना हुई हो। तो आपने कोई खर्चा करा है और वो खर्चा आपने ऐसी इनकम के लिए करा है जो एग्जेम्प्ट इनकम होगी, अभी चाहे आपको हुई नहीं है, अभी आपको मिली नहीं है, हम तब भी 14A सेक्शन लगा के हम ये बोलेंगे कि भाई साहब ऐसा ना कर, आप कभी ऐसा ना करें ना कि भाई एग्जेम्प्ट इनकम होगी ना, अभी तो खर्चा अलाउ कर लो। नहीं, अगर आपने कोई ऐसा खर्चा किया जिससे आपकी आने वाले समय में ऐसी इनकम होगी जो एग्जेम्प्ट होगी,
तो भैया वो खर्चा भी आपको अलाउ नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते अभी तो इनकम एग्जाम्प्ट इनकम हुई नहीं ना, डन लीजिए। तो ये हमारा सेक्शन 14 है, रेड विद रूल 8D भी जो है यहाँ पे हो जाता है समाप्त, समाप्त। और इसी के साथ मित्रों हमारा चैप्टर नंबर 3 भी जो है वो हो जाता है बिल्कुल फिनिश। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस देखेंगे। इसके क्वेश्चंस बेहद आसान है, बेहद कुछ भी नहीं है इसके क्वेश्चंस में। एक बार आप लोगों को जल्दी से आईसीआई के स्टडी मैट से इसके क्वेश्चंस दिखा देता हूँ।